नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या, आपकी मेंटोर, और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के YouTube चैनल पर। आज की डेट में बाहर जाने यानी विदेश जाने का शौक तो हर दूसरे इंसान को होता है, राइट? लेकिन अगर हम आम इंसान या स्टूडेंट बनकर जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ना सिर्फ काफी टीडियस होगा बल्कि काफी महंगा भी पड़ेगा। तो क्या करें? तो क्यों ना अपने सपने को एक आकार देने की कोशिश करें और क्यों ना विदेश जाने के सपने को एक आईएफएस ऑफिसर बनने की नजर से देखें। क्या कहते हो दोस्तों? है ना एक्साइटिंग? देखो, मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारी मेहनत को एक सही डायरेक्शन, सही दिशा में किया जाए तो उसका फल मैं आपको बता दूं काफी सही मिलेगा आपको। तो जरा जाग जाइए, सक्रिय हो जाइए जनाब, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में। जरा हम भी तो जाने कि आखिर कैसे अलग होती है विदेश यात्रा आईएफएस और एक आम इंसान की। देखिए, यूपीएससी जो है वो हर साल आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, राइट? और इस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें डिफरेंट ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर सेंट्रल सर्विसेज में पोस्ट किया जाता है। तो इस बात से आप तो वाकिफ होंगे ही कि पोस्टिंग प्रेफरेंसेस जो है वो एस्पिरेंट्स के हाथ में होती है। जी हाँ, फॉर्म भरते वक्त आपसे आपकी पोस्टिंग प्रेफरेंस पूछी जाती है, वो आपको उसमें फिलअप करना होता है। लेकिन बंधु, सिर्फ प्रेफरेंस भर देने से काम नहीं चलता, आपकी रैंक भी उस प्रेफरेंस से मैच करनी चाहिए, ठीक है? तो जनरली क्या होता है कि लोग आईएएस या आईपीएस को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं या कहे कि उसी को वेटेज ज्यादा मिलती है। लेकिन हम आज जानेंगे कि आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में, जो कि ना केवल हाईएस्ट पेड या रेप्यूटेड सेंट्रल सर्विसेज हैं, बल्कि हर साल सिर्फ 10 से 15 वैकेंसीज ही निकलती हैं इसमें। तो क्यों ना प्रेफरेंस के हिसाब से अगर देखें तो आईएफएस को प्रेफरेंस दी जाए। तो इससे पहले कि आप प्रेफरेंस डालें, आइए जान लेते हैं कि एक आईएफएस ऑफिसर के करियर स्टेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसके साथ साथ बेनिफिट्स के बारे में। क्योंकि भाई प्रेफरेंस भरना है तो सोच समझ के भरना है ना, तो उससे वाकिफ होना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिलेक्शन और ट्रेनिंग से। देखिए, आईएफएस का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों ही यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई के थ्रू होता है। इस सर्विसेज तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज के तीनों ही स्टेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट की रैंक और उसके द्वारा जो फिलअप की गई प्रेफरेंसेस होती है उसकी बेसिस से उन्हें लबासना ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लबासना में अब आपका इसके बाद पूरा फाउंडेशन कोर्स होता है और उसके कंप्लीशन के बाद अगली ट्रेनिंग के लिए जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली भेजा जाता है। यहाँ उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उससे वाकिफ करवाया जाता है, रूबरू करवाया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, मिलिट्री डिप्लोमेसी हो गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गई, या फिर इंटरनेशनल लॉ, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल्स एटसेट्रा हो गए। अब इस ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है जी? तो वो होता है हमारा 6 मंथ्स का, ठीक है? इस ट्रेनिंग के बीच में आईएफएस ऑफिसर्स को 3 अटैचमेंट फेजेस में भेजा जाता है, जिसमें पहली होती है हमारी आर्म्ड फोर्स अटैचमेंट, दूसरी स्टेट अटैचमेंट और तीसरी मिशन अटैचमेंट भी इंक्लूडेड होती है इसमें, ठीक है? और 6 महीने की पूरी ट्रेनिंग के बाद उन आईएफएस ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब दी जाती है, जहां वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम सीखते हैं और साथ ही किसी फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी लेते हैं। हर आईएफएस ऑफिसर को इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड के तहत पोस्ट होने के लिए रिस्पेक्टिव कंट्री की नेटिव लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसे पास करना होता है, ठीक है?
नाउ इस टेस्ट को पास करने के बाद उन्हें एज अ सेकेंड सेक्रेटरी इंडियन मिशन अराउंड द ग्लोब पोस्टिंग मिलती है, यानी आपका विदेश जाने का जो सपना था वो यहां पर बड़े अच्छे तरीके से परिपूर्ण होता है। ट्रेनिंग के दौरान आईएफएस ऑफिसर को हर छोटे से छोटे एटिकेट सिखाए जाते हैं, जैसे हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, पीना, खाना, चलना, पब्लिक स्पीकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा जैसी चीजें भी सिखाई जाती हैं। हर प्रकार के जितने भी आम जिंदगी की जो नेसेसिटीज होती हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। तो ये कर ली हमने ट्रेनिंग की बातें। अब आइए जानते हैं एक आईएफएस ऑफिसर के पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे एक्साइटिंग है। अब देखिए, पर्क्स और बेनिफिट्स में हम बात करें तो सबसे पहले सैलरी की बात आती है। तो मैं बता दूं आपको, आईएफएस सेंट्रल सर्विसेज की हाईली पेड जॉब है, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आईएफएस ऑफिसर्स को मिलने वाली फॉरेन अलाउंस उनकी सैलरी को 3 से 4 गुना कर सकता है। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक मिशन के तहत पोस्टेड आईएफएस ऑफिसर की सैलरी कम से कम 2 से 3 लाख के लगभग तो होगी ही होगी, है ना, अच्छा खासा अमाउंट। इसी के साथ साथ आईएफएस ऑफिसर्स को फ्लैट और रेंट अलाउंसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, मिनिमम 2 बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, स्टडी लीव, पेंशन्स एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे कई बड़े फायदे मिलते हैं। एक आईएफएस ऑफिसर कम पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करता है, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट होता है उनके लिए। इसके साथ ही अक्सर एस्पिरेंट्स के अंदर एक मिथ उठता है कि एज एन आईएफएस ऑफिसर आपको हमेशा अपने देश से बाहर, अपने घर से दूर रहना होता है, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एटलीस्ट एक कंट्री में अपना डिप्लोमेटिक मिशन आपको पूरा करना होता है, जिसके बाद आप चाहे तो अपनी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी करवा सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आपको एज अ डिप्लोमैट ही काम करना है तो आप अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। फिर हर साल 1 मंथ की लीव में आप वापस भी आ सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट पर्क मैं कहूंगी आईएफएस की जॉब का, वो है लाइफ टाइम सर्विस में कि उन्हें अपने देश को इंटरनेशनल फोरम में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऑल्दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पार्ट है, पर किसी बेनिफिट से कम इसे नहीं कह सकते हैं। और आजकल तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, जैसे कि इस पूरे साल में इनफैक्ट 2021 में इसके एग्जाम्पल्स हमें हाल ही में देखने को मिले हैं, जहां कुछ आईएफएस ऑफिसर्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी स्पीच के लिए। तो चलिए अब आइए रुख करते हैं आईएफएस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, हर आईएफएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं होती है, ये उनके पोस्ट और सेक्टर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज अ डिप्लोमैट आईएफएस ऑफिसर्स इंडियन मिशन अब्रॉड में इंडिया या फिर और किसी देश की एम्बेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। एज डिप्लोमैट आईएफएस ऑफिसर्स इंडियन मिशन अब्रॉड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार से वो नियुक्त किए गए देश के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट भी करते हैं। एंड सिमिलरली नेगोशिएशन अग्रीमेंट्स हो गए या फिर काउंसिलर फैसिलिटीज हो गई, ये भी एक आईएफएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी प्रकार से वो नियुक्त किए गए देश में चल रहे डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और उसके द्वारा होने वाली इंडियन पॉलिसी के बेनिफिट्स और डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजते हैं। न सिर्फ इतना ही, बल्कि आईएफएस ऑफिसर काउंसिलर इकोनॉमिक और कल्चरल डिप्लोमेसी में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी आईएफएस ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बात हमें कुछ जाने माने आईएफएस ऑफिसर्स के अचीवमेंट से भी पता चलती है। तो इसी के साथ आइए हम कुछ उन महान आईएफएस ऑफिसर्स के नाम देख लेते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर
भारत की एक अलग पहचान, एक अलग भूमिका बनाई है। प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, जो कि बैच 1977 के आईएफएस ऑफिसर हैं, वो इसी लिस्ट में सबसे आगे आते हैं। वे 2015 से 18 तक विदेश सचिव भी बने रहे और साथ ही चाइना और यूएस जैसे देशों के एम्बेसडर भी। 1985 बैच के सैयद अकबरुद्दीन, 1973 बैच की निरुपमा राव, 2011 से 2014 के भारत विदेश सचिव शिवशंकर मनन और बांग्लादेश के पहले राजपूत ज्योतिंद्र नाथ दीक्षित जी। ये कुछ चुनिंदा नाम थे दोस्तों, जिन्होंने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुनहरे ढंग से जोड़ा था और यही संबंध आज भी फॉरेन पॉलिसीज में हमें देखने को मिलते हैं। आप इन महान हस्तियों के बारे में भी जान सकते हैं और एज एन आईएफएस ऑफिसर इनसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की अंत की ओर। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपको एक मौका देती है अपने देश को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का, और ये कोई आम मौका नहीं है, राइट? आप इस सर्विस के थ्रू अलग अलग देशों की भाषा और संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। इससे आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर और साथ ही ग्लोबल लीडर्स से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। इससे ना ही केवल आप कुछ नई चीजें सीखते हैं, बल्कि आप कुछ नई नीतियां भी बनाते हैं जो आपके देश के लोगों के लिए आगे जाकर काम करेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एक नई छवि बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर आती है। तो दोस्तों, चुनना आपको है कि आप सिर्फ अपना सपना साकार करना चाहते हैं विदेश जाकर, या फिर देश सेवा करते हुए अपने सपने को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए अलविदा लूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.